गिरा है, जिसकी वजह से कि 4 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जम्मू से बगनकोट की ओर ये जो टेम्पो है ये जा रहा था, जिस दौरान की सड़क हादसे का शिकार हुआ और स्थानीय लोगों की मदद से और रेस्क्यू टीम्स भी वहां पर पहुंची, पुलिस भी वहां पर पहुंची। इन तमाम लोगों की मदद से जो लोग हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इनमें से 4 लोग जो हैं उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई थी, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि 4 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और सुबह तड़के ये सड़क हादसा पेश आया है, जब एक टेम्पो जो है रोड से स्लिप होकर एक गहरी खाई में जा गिरती है, जिसकी वजह से कि 4 लोगों की मौत हो जाती है। ये तस्वीरें आपके सामने, दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यात्री वाहन जो कि एक टेम्पो ट्रैवलर था, ये एक गहरी खाई में जा गिरता है, जिसकी वजह से बगनकोट की तरफ ये गाड़ी जो है वो जा रही थी। जम्मू से ये सवारियों को लेकर बगनकोट की तरफ जा रही थी, जब किसी कारणवश ये गाड़ी स्लिप हो जाती है और एक गहरी खाई में जा गिरती है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मृत्यु। काफी बुरी खबर सामने आ रही है। इनकी आइडेंटिटी के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, जैसे ही पूरी डिटेल सामने आएगी गुलिस्तान के माध्यम से एक एक डिटेल आपको देंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीरें काफी दर्दनाक, काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जहां पर लोग भी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इसके अंदर जो फंसे हुए लोग थे उनको निकालने की कोशिश की गई। लेकिन बुरी खबर यह है, अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की मृत्यु और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। जम्मू से बगनकोट की तरफ ये जा रही थी और फिलहाल अगर बात की जाए तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। किसी कारणवश ये टेम्पो ट्रैवलर रोड से स्लिप हो जाती है और जिसकी वजह से कि गहरी खाई में गिरती है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। काफी दर्दनाक सड़क हादसा ये जिला रियासी के माहौर में जो है वो पेश आया है। जम्मू से माहौर की तरफ ये टेम्पो ट्रैवलर जा रहा था और माहौर पहुंचने से पहले ही, यानी कि इनकी मंजिल आने से पहले ही एक गहरी खाई में ये टेम्पो ट्रैवलर गिर जाता है। ड्राइवर भी इसमें मौजूद था और इसके साथ साथ 12 लोग जो है इसमें मौजूद थे। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन अगर बुरी खबर की बात करें तो वो ये है कि 4 लोगों की उसी वक्त दुर्घटना के वक्त ही ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। विधानसभा के जारी बजट सत्र के दौरान सदन में आज डेली वेजों के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्यामलाल शर्मा और विक्रम रंधावा ने सदन में डेली वेजों की मांगों पर सदन में चर्चा न किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें जल्द नियमित करने की मांग की है। और इसी बीच में डेली वेजों के सोमवार को जम्मू में हुए प्रदर्शन के दौरान उन पर हुए लाठीचार्ज का मामला भी सदन में उठाया गया, जिस पर कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस पर सरकार का नहीं बल्कि उपराज्यपाल प्रशासन का कंट्रोल है। मुख्यमंत्री ने डेली वेजों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की और पुलिस से भविष्य में ऐसा न करने का आह्वान किया। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सदन में दावा पेश किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में डेली वेजों को जरूर राहत पहुंचाएगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार के जवाब में असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। तो ये तस्वीरें काफी ज्यादा हंगामेदार सदन से सामने आ रही थी, जहां पर कि डेली वेजों के मुद्दे की बात की जाए तो इस मुद्दे को लेकर हंगामा देखने को मिला और इस हंगामे के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक वॉकआउट करते नजर आए। तो ये तस्वीरें आज की तस्वीरें हैं, सदन की तस्वीरें। हंगामेदार रहा, जहां पर हमने देखा कि कल जम्मू में और श्रीनगर में दोनों संभागों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन डेली वेजों द्वारा किया गया। वो सड़कों पर उतरे, जो झड़प है वो भी पुलिस प्रशासन की और इन लोगों की देखने को मिली। इसी बीच में उमर अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जवाब का इंतजार करेंगे। जहां तक पुलिस का उनके साथ बर्ताव जो रहा उसके हवाले से रंधावा साहब छोड़ कर मैं उनको याद दिलाता हूं कि बदकिस्मती से पुलिस के ऊपर ना आपका कंट्रोल है ना मेरा। ये शोर इस हाउस के अंदर करने के बजाय बेहतर होता यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर जहां से कंट्रोल उनका रहता है, ये बात आप वहां जाके कर लेते कि क्यों मारा। हमारे कहने पे नहीं मारा गया,
ना इनके साथ ये बर्ताव होना चाहिए था। मैं आज भी कहता हूं, ये मुलाजिम हमारे हैं, ये मुलाजिम हमारे हैं, इनके इशू जेन्युइन है। ये एक फाइनेंशियल इशू नहीं, एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इनको ह्यूमैनिटेरियन तौर पे इनके साथ बर्ताव होना चाहिए था। लाठियां इनके ऊपर नहीं बरसाई जानी चाहिए थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंसर्न आपने यहां जाहिर किया, जिस कंसर्न को पूरा हाउस जो है मानती है, ये बात जो है हमारे पुलिस के कानों तक पहुंच गई होगी। अगली बार जब ये लोग जो है अपने हक के लिए बात करेंगे तो शायद इन पर लाठियां नहीं बरसाई जाएंगी, इनको सुना जाएगा। आज उनके बच्चे सड़कों पे खजल हैं। जहां तक ताल्लुक है डेली वेजर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सरकार है जिसने अपने दौर में ये लगाई, और हम वो हैं जो इनको पक्का भी करेंगे। लेकिन 10 साल क्या भाई सुन तो दो, सुन लीजिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, थोड़ा सा बोलो, पता नहीं क्या हो जाता है, बोले भी नहीं देते। और ये कहते हैं हम डेमोक्रेसी के रहनुमा हैं, हमें डेमोक्रेसी चलानी है। तो भैया बोले तो दो, डरा क्यों बोलते हो किसी का? ऑनरेबल स्पीकर साहब, 10 साल वो लोग इनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे। 10 साल में से 4 बजट में इन्होंने वादा किया था हम डेली वेजेस पक्के करेंगे। 10 साल ये पक्के नहीं कर सके। हमें तो अभी 4 दिन हुए हैं, और 4 दिन में पूछ रहे हो क्या हुआ? हम आपको कहते हैं, जो आपने 10 साल में नहीं किया, हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब देंगे, आप कहेंगे जवाबदेही नहीं है। ये ड्रामा मत करिए फोटो दिखाने के लिए। तो चलिए तस्वीरें आपने देखी जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर बात की है, और सदन में हंगामेदार ये जो सत्र है आज का वो देखने को मिला। और मुद्दा क्या था? डेली वेजों का, क्योंकि कल हमने देखा कि तमाम डेली वेजर्स सड़कों पर आए। हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेली वेजरों को लेकर विनोद जी, लगातार सदन में हंगामा देखने को मिला। कल डेली वेजर्स सड़कों पर आए, 60,000 से अधिक डेली वेजर्स हैं। 1996 के पहले से ये नियमित किए गए हैं, और आज 2025 का ये वक्त आ चुका है, और लगातार इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कितना सही है ये, आपको क्या कुछ लगता है? बिल्कुल शिवपन, ये इशू तो है, डेली वेजर्स का इशू है, हर एक सरकार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया, सभी के सभी सदस्यों ने वॉकआउट किया, क्योंकि कल जो केन चार्जिंग हुई है, जो लाठी चार्ज हुआ है डेली वेजर्स पे, उसको लेकर के मुद्दा उठाया गया था। श्यामलाल शर्मा हो या विक्रम रंधावा हो या दीगर बीजेपी के दूसरे नेता हो, उन्होंने इस इशू को उठाया था। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया, और रिप्लाई में ये कहा कि आप राजभवन के बाहर जाके धरना दे, उसके बाद मामला थोड़ा सा और गंभीर हो गया। और श्यामलाल शर्मा ने पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करने के लिए बात कही। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जब इनके पास अवसर था, जब लास्ट कैबिनेट 2014 की हुई थी, उस कैबिनेट में ये फैसला लिया जाना था, लेकिन उन्होंने डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के बजाय रिटायरमेंट की आयु को 58 से 60 साल कर दी। इस वक्त हमारे साथ RS पठानिया है, MLA, उनसे बातचीत करेंगे असल में क्या हुआ था। पठानी साहब, डेली वेजर्स का इशू आप भी रिजॉल्व कर सकते थे, आपकी भी सरकार रही है काफी समय तक, डबल इंजन की सरकार रही है, नहीं, लेकिन आज जो प्रोटेस्ट किया उसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। मैं आपके पहले सवाल को लास्ट में ले जाऊंगा, आपने जो हम पे आरोप प्रत्यारोप किए होना चाहिए, लेकिन पहले हम इशू को एक होलिस्टिक उसको समझना चाहिए कि इशू का इसमें डेप्थ क्या है और इसमें अल्टीमेट सच क्या है इस विषय में। डेली वेजर, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन और जितने भी आप परमानेंट डेली वेजेस की बात करें, डेली रेटेड की बात करें, कंसोलिडेटेड वालों की बात करें, सन 1994 के बाद कोई भी ऐसा अध्यादेश, कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसी पॉलिसी आ नहीं पाई जिसके माध्यम से ये सभी कैटेगरी ऑफ मुलाजिम को एक पक्का होने का प्रावधान मिल पाए। और तो और ऐसे मुलाजिम भी थे जिन 500 रुपया जिनको साल में 500 2 बार मिलता था, और उसी पे अपना गुजर बसर करते थे। आज बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है, शीर्ष अदालतें कह रही है, और पूरे देश में माहौल है, पूरे देश में हो भी रहा है कि किसी मुलाजिम को आप पेंडिंग अनसर्टेनिटी में रख नहीं सकते। जैसे आपने अभी कहा कि लोग रिटायर भी हो गए लेकिन पक्का हुए नहीं, तो ये बहुत बड़ा एक विषय था। अब जहां तक आपकी बात है, मैं आपके सवाल का भी जवाब दे दूं। हमारी सरकार ने हमारे कार्यकाल में आज ये विषय बड़े प्रखर तरीके से उठा,
हालांकि हमारी सरकार तो हम जूनियर पार्टनर थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मेजर पार्टनर थी, और उस दौरान जब ये विषय बड़ा प्रखर तरीके से उभरा तो हम ही लोगों ने इनको ऑनलाइन करवाया, और वो 500 रुपए पर महीने बिल्कुल एक परमानेंट तनख्वाह और बिल्कुल रेगुलर तनख्वाह देने का इसको प्रावधान क्रिएट किया गया। अब तीसरी 520 और 521 का भी हम प्रावधान लाए। वो जो बीच में इंटरवीनिंग गैप जो गवर्नर शासन रहा है तकरीबन 5-1 वर्ष के पास 5 साल में भी हमने पूरी शिद्दत के साथ संघर्ष किया। आपने देखा होगा कई कमेटीज हमारे पास आई और हम एक रोड मैप बनाया कि ये पक्के कैसे हो सकते हैं। खैर, गवर्नर महोदय ने फैसला लिया कि कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन है और ये चुनी हुई सरकार करेगी। ऐसे भी गवर्नर महोदय की सरकार ये पॉलिटिकल रहती है, किसी पार्टी की रहती नहीं, और वो एक गैप रहती है दो चुनी हुई सरकारों के बीच में। आज हमने लिख के दिया अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में, मैं उस मैनिफेस्टो की ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य था और मैंने ही अपने पेन से कलम से लिखा, जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया हमारे चुनाव से पहले, हमारी सरकार अगर बनी तो हम सभी डेली वेजेस को पक्का करेंगे। डेली वेजेस के साथ एनएचएम के मुलाजिम, मनरेगा वाले मुलाजमीन या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल एनवाईसी रेबरे खेल रेबरे जंगलात जितनी भी ये कैटेगरी, मैं किसी का नाम नहीं भी ले पाऊं, हम सबको इनको एक अनसर्टेनिटी एंड करेंगे। एक शब्द में अगर कहना हो, सड़क बिजली पानी का विकास करें, लेकिन जम्मू कश्मीर के ह्यूमन रिसोर्स का भी हमें सोचना पड़ेगा। वो एक कंफ्यूजन में रहे, परेशानी में रहे तो ये सड़क बिजली पानी स्कूल कॉलेज किसी काम के नहीं। आज ये बहुत प्रखर विषय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झूठ बोला, ना उनकी गवर्नर्स एड्रेस ना उनका बजट स्पीच, इसके बारे में कोई इसका रेफरेंस नहीं है। और बड़ा झूठ आज उमर अब्दुल्ला जी ने संसद के पटल पे बोला, उनके उप मुख्यमंत्री ने भी बोला, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक भी और सांकेतिक वॉकआउट किया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जितने भी ये लोग, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, जो पूरे बाकी राज्यों में पद्धति और प्रणाली है, और जो भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है और जो आपके मन की भावना है, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप सबके साथ इंसाफ नहीं होगा। पठानिया साहब, उस समय का आपने जिक्र नहीं किया जब आपके पास हुकूमत थी, डबल इंजन की सरकार, और साथ में ये भी कहा जाता है कि आपको ये संशय है कि ये कांग्रेस और एनसी के लगाए हुए डेली वेजेस अगर पक्का करेंगे तो आपका वोट तो मिलेगा नहीं। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, ये वो लोग हैं और हमारे कुछ नेताओं ने बात भी की होगी, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी का औपचारिक ओपिनियन नहीं है। ये मेजोरिटी का तकरीबन सारे ही कांग्रेस एनसी पीडीपी की सरकारों में आए हैं, बट लोग कभी किसी के लोग का मतलब लोग हम सरकार में इकदार पे हैं तो सबकी बात हम करेंगे, सबके साथ इंसाफ की बात करेंगे, और मैं आपको बता दूं इन सबको पक्का करने की बात करेंगे। इसमें कोई हमें संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई डबल ओपिनियन नहीं है, और हमारे मन में कोई शंका नहीं है। इन सब के साथ इंसाफ की बात करें और ये सब पक्के हों, इस ओर हम चलेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ चलेंगे। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनके साथ इंसाफ ना हो पाए। पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, एक बात बता दें कि आज पोजीशन इतनी एम्बैरसिंग हो गई थी कि स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर, मैं 2014 की बात कर रहा हूं, जब कैबिनेट सब कमेटी बनी थी डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के लिए, तो चेयरमैन जो अब्दुल रहीम राठौर थे, इस वक्त वो स्पीकर है। वो स्पीकर होने के नाते श्यामलाल शर्मा ने कहा कि आप उस कमेटी के चेयरमैन थे, आप चाहते तो उसको रेगुलराइज कर देते। उससे भी ज्यादा एक्सपोज उन्होंने तब किया कि जब उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैबिनेट सब कमेटी में एक मंत्री था जो 10,000 डेली वेजर्स की लिस्ट लेकर के आया था कि उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करो। उन्होंने कहा कि एनसी की मंशा नहीं है कि इनको रेगुलराइज किया जाए, अदरवाइज 2014 की कैबिनेट सब कमेटी की आखिरी मीटिंग में ये रेगुलराइज हो। जी विनोद जी, क्योंकि अब सीएम ने खुद कहा है कि हमारे खजाने खाली हैं और उनके पास पावर्स भी कम हैं, तो ऐसे में कैसे संभव हो सकता है कि इन सभी डेली वेजेस को नियमित किया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब सीएम खुद कह देते हैं कि हमारे पास खजाने खाली हैं, हमारे पास उतने फंड्स नहीं है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पहले ही जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें हम सैलरी और पेंशन देते हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप लगा सकते हैं कि 79% जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे में जब हमारे खजाने भी खाली हैं और हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तो ऐसे में डेली वेजेस को रेगुलराइज करना एक बढ़िया चैलेंजिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको रेगुलराइज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं शिपन जो रिटायर हो चुके हैं, कुछ ऐसे लोग हैं अपनी नौकरी के दौरान बतौर डेली वेजर जिनकी मौत हो चुकी है। अगर हम पीडीडी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं जिन्होंने हाथ पांव अपने गंवाए हुए हैं करंट लगने से। तो ऐसे में उनका राइट बनता है
कि उनको रेगुलराइज किया जाए। तो ठीक है। मुझे लगता है कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, फेज मैनर में रेगुलराइज किया जाए या फिर एक शॉट में किया जाए, कुछ ना कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और तमाम जानकारी साझा की। तो मुद्दा डेली वेजरों का है। कल हमने देखा सड़कों पर वो उतरे, श्रीनगर में, जम्मू में लाठीचार्ज हुआ उन पर, और आज सदन में बहुत ज्यादा हंगामा जो है इस मुद्दे पर देखने को मिला। सीएम ने सीधे तौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, क्योंकि जो पुलिस है वो सीएम उमर अब्दुल्ला की डोमेन में नहीं है, वो उनके अंडर नहीं आती। तो जाहिर तौर पर सीएम ने जो है वो उपराज्यपाल पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन एट द एंड मैटर क्या करता है, डेली वेजरों के नियमित होने का या फिर उनके जो सैलरी है उसमें इजाफा होना, अब ये कब तक होगा, सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में यही बना है। इसी बीच अब बात सांबा की भी करेंगे। सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर संदिग्ध मूवमेंट देखे जाने पर बीएसएफ ने फायरिंग की है। इस घटना के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया गया है और बताया जा रहा है कि बीएसएफ के जवानों ने आज सुबह संदिग्धों की मूवमेंट देखने के बाद 2 से 3 राउंड फायर भी किए और इसके बाद वहां पर एसओजी भी पहुंच गई, जिसने कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो अभी फिलहाल जारी है। तो आपको बता दें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या फिर सर्च ऑपरेशन के लिए अन्य जितनी भी वहां पर एजेंसीज हैं वो पहुंच चुकी हैं, क्योंकि संदिग्ध मूवमेंट कुछ देखी गई, वहां पर सस्पिशियस मूवमेंट के बाद वहां पर अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जिला सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, आप बताइएगा, आज एक बार फिर से कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखने को मिली है और ये पहली बार नहीं है, अक्सर हम देखते हैं, बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास और अभी क्या कुछ तस्वीर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास की है? देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी कई इस तरह के प्रयास जो वो देखने को मिले हैं। खासतौर पर मैं यही कहूंगा कि आगे इससे पहले भी घुसपैठ के प्रयास हुए, लेकिन आज का ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके ख्वाड़ा का सामने आया है। यहाँ आपको बता दें कि बॉर्डर पर संदिग्ध मूवमेंट हुई है, यानी सस्पिशियस मूवमेंट हुई है और वहां पर जो बीएसएफ के अलर्ट जवान थे उन्होंने देखा कि ये जो मूवमेंट हुई है, मूवमेंट होने के बाद वो पूरी तरह से अलर्ट में आ गए जवान और उन्होंने मोर्चा खोला और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया जा रहा है कि 2 से 3 राउंड फायर भी किए हैं डिफेंस के चलते। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि इससे पहले भी कई घुसपैठ के प्रयास हुए हैं, लेकिन आज का ये जो प्रयास है ये घुसपैठ का प्रयास है या इसके पीछे कुछ और चीजें हैं जिसको लेकर तमाम एजेंसियां इस समय जो जांच में जुट चुकी हैं और तमाम बीएसएफ के उच्च अधिकारी भी मौके पर इस समय पहुंचे हुए हैं, पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं। तो हमें इंतजार करना होगा कि बीएसएफ की तरफ से क्या कुछ इसमें पुष्टि की जाती है, क्या कुछ जानकारी साझा की जाती है। लेकिन इससे पहले भी जब घुसपैठ के प्रयास देखने को मिले हैं दुश्मन की तरफ से, तो उसमें जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब बीएसएफ की तरफ से लगातार दिया गया है। लेकिन ये पूरा मामला सामने आने के बाद लगभग 1 से 2 बजे के बीच की ये पूरी घटना है, देर रात की। उसके बाद लगातार पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, बीएसएफ के जवानों की तरफ से और एसओजी की टीमें भी वहां पर जो इस समय मौजूद हैं। और जो पिछले इलाके हैं, फेंस के पिछले इलाके, वहां पर भी इस समय एसओजी ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरी सिचुएशन को क्लोजली वॉच किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, एसओजी की तरफ से। अब इसमें चीजें क्या सामने आती है ये देखना होगा, लेकिन ये अभी हम इसको यही करेंगे कि जो सस्पिशियस मूवमेंट का मामला सामने आया जिसके बाद यहाँ पर 2 से 3 राउंड फायर भी किए गए हैं, तो इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है सोर्सेज के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि ये घुसपैठ का प्रयास भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है और ना ही हम इसकी पुष्टि करेंगे जब तक बीएसएफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की जाती। ऋषि, यहाँ पर 2 अलग अलग चैलेंजेस है। एक, बॉर्डर पर किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया जाए, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश की जाए, और दूसरा चैलेंज सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने ये भी है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इंडियन टेरिटरी के अंदर लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि हमने देखा कि फ्लैग मीटिंग भी हुई है, ब्रिगेडियर्स की मीटिंग हुई, इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन को लेकर अलग अलग तरीके से मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं यही कहूंगा कि दुश्मन की अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो कभी भी नहीं सुधरता। इससे पहले भी लगातार मुंह तोड़ जवाब बीएसएफ ने दिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान को दिया है, लेकिन बार बार इस तरह के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश करना, तो ये साफ तौर पर बौखलाहट दर्शाता है पाकिस्तान की, जिसमें घुसपैठ करवाने की कोशिश होती है, ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप भेजने की कोशिश होती है या नशे की खेप भेजने की कोशिश होती है। तो चैलेंजेस काफी ज्यादा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले
जब सीजफायर का उल्लंघन भी हमें देखने को मिला पाकिस्तान की तरफ से, जब दोनों देशों में समझौता हुआ, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही पीठ के पीछे आके वार करता है। तो चैलेंजेस काफी ज्यादा है, जिन चैलेंजेस को लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय काम कर रही है और अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मन के ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है। अगर उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बांटने की कोशिश की जाती है तो उसे किस तरह से यहां से जवाब देना है, जिसको लेकर हमारे जवान पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है और अभी भी लगातार हर नजर रखे हुए हैं। तो अगर आज की कोई ऐसी अपडेट जैसे ये सामने आई है, अगर ऐसी कोई चीजें सामने आती है तो किस तरह से जवाब देना है, उसके लिए भी हमारे बीएसएफ के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सांबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही थी जहां पर सस्पिशियस मूवमेंट के चलते कुछ फायर जो है वो किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और अभी भी फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आखिरकार सस्पिशियस मूवमेंट को कोई इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था या फिर नहीं, और ना ही इस हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आई है। इसी बीच अब बात डोडा की करेंगे, जहां पर डोडा के ब्रह्मधार नाले पर पिछले साल नवंबर महीने में क्षतिग्रस्त हुए पुल का अभी तक दोबारा निर्माण नहीं हो पाया है। नाले को पार करने के लिए लोगों ने अपने दम पर अस्थायी व्यवस्था की है, जो कि उनके लिए खतरनाक साबित हो रही है। नाले को पार करने के लिए किया गया जुगाड़ किसी भी समय कीमती जाने ले सकता है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन इसका कोई संज्ञान नहीं ले पाया। इलाके की करीब 10,000 जनसंख्या की जानें सूली पर लटकी हुई हैं। तो ये तस्वीरें काफी ज्यादा खतरनाक तस्वीरें डोडा से सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करना पड़ता है और कई लोग यहां पर रहते हैं। संख्या काफी ज्यादा है, यानी कि 10,000 के करीब जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। हमारे साथ विकास मनास ज्वाइन कर चुके हैं ग्राउंड जीरो से। विकास, अक्सर हम देखते हैं डोडा से ऐसी खबरें सामने आती हैं, चाहे रोड के हवाले से हो, चाहे या फिर पानी हो, बिजली हो, तमाम दिक्कतें डोडा के लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं। और अब एक और तस्वीर, काफी ज्यादा खतरनाक ये तस्वीर है, क्योंकि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है और इसके बीच में केवल एक लकड़ी लगाई गई है जिसको पार कर लोगों को जाना पड़ता है। जी शिपन, ये इलाका जो है देसा का एरिया है और बिल्कुल ब्रह्मधार जो नाला आता है और इसी को क्रॉस कर लगभग 3 से 4 पंचायतों के लोग जो है अपने घरों के लिए जाते हैं, चाहे फिर शिंकली, देसा हो, पलान, गोरखन, ये तमाम लोग जो है इसी नाले से जो पुल बना हुआ था लकड़ी का, यहाँ से क्रॉस कर जाते थे। लेकिन नवंबर महीने में लोगों ने आग लगाने के कारण, यहाँ पर एक कायल गिरने के कारण ये पुल टूट जाता है और उसके बाद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में ये पता भी था कि इस पुल का नुकसान हो चुका है, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और कोई भी इस पर रिपेयरिंग वगैरह नहीं की। अब बर्फबारी हुई है इस इलाके में, पानी का भाव और ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में लोगों ने अब अपना देसी जुगाड़ यहाँ पर लगाया है, लेकिन काफी बड़ा खतरा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी भेज सकता है। ऐसे में कई बच्चों को कॉलेज आना है या हाई सेकेंडरी जाना है, इस नाले को क्रॉस कर या अपना जरूरी सामान अपने घरों तक लेना है तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तो ये रोड नहीं इनके गांव के लिए, दूसरा पैदल चलकर अपने घरों तक जाना होता है। लेकिन विकास, ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अब नई भी सरकार भी आ चुकी है। अब प्रशासन पर कई तरीके के सवाल जाहिर तौर पर खड़े हो रहे थे और अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उस इलाके के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, एमएलए हैं, या फिर इस गाँव के जो सरपंच है या फिर अन्य जो पूर्व सरपंच है, उनके द्वारा क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया गया? क्योंकि 5 महीने का अंतराल कम नहीं होता। अगर 5 महीने पहले ही ये काम शुरू हो जाता तो आज तक लोगों की दिक्कतें समाप्त हो सकती थी। देखिए, यहाँ के लोगों ने काफी लंबे समय से यानी पिछले 3 से 4 महीने लगातार यहाँ के तहसीलदार जो भागवा है या फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक इस तरह की बात या इस तरह का नोटिस लाया था कि इस तरह से यहाँ पर पुल डैमेज हो चुका है, इसको रिपेयर कर दिए। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है काफी रिस्क उठाकर इस नाले को क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे पिछले कई सालों से जो भी लोग इस नालों को क्रॉस करते थे, कई बार इनके बच्चे भेज जाते थे और इसके चलते यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह अलग अलग लोकेशन पर लकड़ी के पुल बनाए थे। लेकिन अब जो लकड़ी का पुल टूट गया है, जिस पर लोग जो है खतरे के निशान पर हैं, जिसको क्रॉस कर आसपास जाना है, तो कई बार पानी का भाव काफी तेज हो जाता है, मौसम करवट बदल लेता है, तो ऐसे में ये लोग जो है काफी खतरा महसूस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस पुल को दोबारा से रिपेयर कर दिया जाए और साथ में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से इसके ऊपर कोई एक्शन भी ले। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो विकास मन्हास जो है वो यहाँ पर
डोडा से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से तस्वीर आपने देखी, काफी ज्यादा चिंताजनक ये तस्वीर, क्योंकि जहां पर एक तरफ सदन में लगातार हंगामे हो रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर बात की जा रही है, लेकिन पहाड़ी इलाके के इस तरीके के छोटे मुद्दों को कब तक उठाया जाएगा सदन में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्योंकि लोगों को जाहिर तौर पर, चाहे वो पीर पंचाल के लोग हैं या फिर वो चिनाब रीजन के लोग हैं या फिर जम्मू संभाग के कुछ हाई रीचेस के लोग हैं या फिर कश्मीर के लोग हैं, काफी ज्यादा दिक्कतें जो डेली रूटीन है उसमें पेश आ रही है। सड़क, बिजली, पानी, ऐसे कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं जिनसे लोग वंचित है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी फिलहाल ये हमने आपको डोडा से तस्वीरें दिखाई। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।